सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और सोनाली पाठक का नमस्कार। क्या बात है, आज तो चहक रही हो, बड़ी गुलाबी गुलाबी सी लग रही हो। हाँ, तो हर बार ही चहकती हूँ क्योंकि साथ होता है आपका और बहुत सारे सखियों सहेलियों का और श्रोताओं का साथ होता है। तो अपने आप से ये जो चहकना महकना है ये अंदर से ही ये आ जाता है, प्रस्फुटित हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा सोनाली आपने। और देखिए ना, अभी तो जो हम चहक रहे हैं ना, हमारे देश के जाबाज सैनिकों की वजह से जी, है ना। बिल्कुल, उनके कारण आज हम चैन से हैं, सुकून से हैं, अपने काम पर जा रहे हैं और जिंदगी का हर लुत्फ उठा रहे हैं। और कितने निश्चिंत होकर हम सोते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारी जो दिनचर्या है वो उन्हीं के भरोसे हम इतने सुरक्षित होकर बिता रहे हैं, वरना हर कदम पर कितना डर होता है। ये अभी थोड़े ही दिनों पहले हमने महसूस किया था और ये बड़ा ही खतरनाक एक क्या कहना चाहिए पल होता है जब हम ऐसा महसूस करते हैं। जिन्होंने अपने लोगों को खोया वो ही बता सकते हैं कि कितनी भयानक त्रासदी उन लोगों के साथ हुई। जी, और हमारे जो जांबाज जवान हैं जो इस युद्ध में जिन्होंने अपनी जान का बलिदान दिया, उनके परिवार का क्या हाल होगा, है बिल्कुल ना? बिल्कुल हम समझ सकते हैं और उन सभी परिवारों के प्रति हम जो है अपना श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको ईश्वर जो है सब कुछ सहने की शक्ति दे और हम सभी सैनिकों को भी सैल्यूट करते हैं जिन्होंने अपने देश के लिए जीना सीखा है, हमें जीना सिखाया है ना। कितनी सारी पीढ़ियां है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो हम उनको सैल्यूट करते हुए सुनते हैं ये गीत। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तो, है वतन वतन मेरे आबाद
नमस्कार, मैं सुधाकर शर्मा, गीतकार, मुंबई से। जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर में हमारी तीनों सेनाओं ने अपने कौशल का परिचय दिया, दुश्मन के दांत खट्टे किए और ये साबित किया कि भारतवर्ष किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। हम अपनी सेनाओं का स्वागत करते हैं और ये कामना करते हैं कि वो हमें सुरक्षित रखें और ईश्वर उन्हें सुरक्षित रखे। जय हिंद, जय भारती, जय भारत। मंदाकिनी जी, जल्दबाजी में तो हमने विषय बताए ही नहीं। अरे नहीं, जल्दबाजी किस बात की भाई? बात जब देश की चल रही हो तो वहाँ जल्दबाजी कैसी? हमारे श्रोता भी तो जानते हैं ना कि हम जिस माहौल में अभी जी रहे हैं वहाँ हर पल हमें कितना सचेत और कितना सतर्क रहना है। बिल्कुल। और अपने उन सैनिकों के प्रति लगातार हमें कृतज्ञता ज्ञापित करते रहनी है। तो ऐसी स्थिति में हम कहीं भी चूके नहीं है। सोनाली, अब बता दो कि हमारे आज के विषय कौन कौन से हैं? तो हम आज के विषय बता रहे हैं कि आज जैसे सोमवार को हम व्यंजन के बारे में जानकारी देते हैं। हमारी बहुत सारी सखियां, बहुत सारे श्रोता व्यंजन लिखकर भेजते हैं। तो कचुम्बर सलाद के जायके, यानी कचुम्बर का कितना महत्व है खाने में, क्योंकि इसमें रफेज होता है ना, बहुत सारे रेशे होते हैं। तो वो हमारी सखियां, श्रोता लिखकर बताएं कि आप अपनी दैनिक जो भोजन है उसमें कचुम्बर किस तरह से बनाते हैं, क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। साथ ही गलत फहमी, रिश्तों में दरार, इस विषय पर हमारे श्रोताओं ने भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। तो इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि अक्सर हमारे घरों में, हमारे संबंधों में गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं और रिश्तों में दरार आ ही जाती है, यानी रिश्ता खोखला ही हो जाता है वो, है ना। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही सखी विशेष में हम प्रशांति सिंह, जो बास्केटबॉल खिलाड़ी है, उनके बारे में जानकारी देंगे। और आज खास दिन है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो आज से यानी सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है जी। तो इस विषय पर भी बहुत जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि कितने सारे युवा अपनी सड़क दुर्घटना में अपनी जान दे देते हैं, शिकार हो जाते हैं दुर्घटना के। और युवा ही क्यों, बहुत सारे लोग जो हैं, जब हम देखते हैं कि परिवार नष्ट हो जाते हैं। सोनाली, कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी देखने सुनने को मिलती है कि जहां परखच्चे उड़ जाते हैं उस गाड़ी के, जिसमें पूरा परिवार बैठकर कहीं जा रहा होता है। तो बहुत अफसोस होता है कि कहाँ गलती हुई होगी, किस तरह से गलती हुई होगी, किस तरफ से हुई होगी, और दोनों तरफ से जान गंवा बैठते हैं लोग बाग। तो अपने विचार लिखें हमारे श्रोता और बताएं कि क्या ऐसा कभी उनके साथ हुआ, भगवान न करे कभी ऐसा हो, और वो क्या संदेश देना चाहेंगे कि सड़क सुरक्षा की क्या मायने हैं, किस तरह से हमें नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। साथ ही एक और खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष खेल दिवस भी है। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है ना। और इस पर हम चर्चा करने ही वाले हैं। और अपने श्रोताओं से गुजारिश करते हैं कि वो अपने विचार हमें लिखते रहें कि आपके जीवन में कभी कोई गलतफहमी हुई अपनों से, अपने परिवार वालों से, अपने दोस्तों से। दो बहनों के बीच भी हो जाती है, माँ बेटी के बीच भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि दूर के लोगों के बीच ही गलतफहमी हो जाती है, करीबी रिश्ते में भी अक्सर गलतफहमियों के शिकार हम हो जाते हैं और रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। यूं कहें कि रोजमर्रा के जीवन में भी रिश्ते हम सिर्फ निभाते हैं कई बार, असल में मन में कहीं उन रिश्तों के प्रति वो जो प्यार, वो जो आदर, जो अपनत्व होता है, वो कहीं होता नहीं है। समाज की डर से हम उसे निभाते चले जाते हैं, है ना। तो अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष खेल दिवस पर चर्चा करें कि प्रतिवर्ष 19 मई को ये दिवस मनाया जाता है। अच्छा। मैत्री, एकजुटता, सहिष्णुता, समावेशिता और गैर भेदभाव की भावना से खेले जाने वाले कोई बढ़ावा देने के लिए समर्पित ये उत्सव है। और बिल्कुल निष्पक्ष खेल प्रतिभागियों के बीच आपसी सम्मान को बढ़ावा देता है। निष्पक्ष खेल के सिद्धांतों को अपनाने से मित्रता, टीम भावना, समानता और अखंडता और खिलाड़ी भावना के निर्माण में योगदान होता है। सबसे बड़ी बात यह है सोनाली कि जो निष्पक्ष शब्द लिया है ना, इसके बहुत मायने हैं। खेलते तो हैं हम, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम प्रतिस्पर्धा इतनी पाल लेते हैं कि खेल कम बजाय वो प्रतिस्पर्धा ज्यादा हो जाता है। तो प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, हेल्दी प्रतिस्पर्धा, लेकिन निष्पक्ष भाव से। और टीम भावना जब हमारे भीतर होगी तभी हम किसी टीम में अच्छा खेल सकते हैं। कई बार कोई खिलाड़ी इतना लालची या स्वार्थी अगर हो जाए कि वो सिर्फ अपना प्रदर्शन देखे या कहीं भी
ये तो एक खेल की टीम है। आप अगर अपनी जिंदगी में भी देखते हैं, आप किसी कार्यालय में नौकरी करते हैं, घर परिवार में रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं, अगर टीम भावना के साथ आप रहते हैं, परिवार में कोई सदस्य केवल अपनी अपनी सोचेगा कि मैं ही चमकता रहूं या मेरी ही बात मानी जाए या मैं ही हर सुख पालूं, तो वो परिवार टूट जाता है। जी बिल्कुल सही। ठीक इसी प्रकार ये टीम भावना होती है खेल की, जहां हर खिलाड़ी एक दूसरे के लिए खेलता है। अपने लिए तो खेलता ही है, लेकिन टीम भावना से, अपने देश के लिए जीतने की भावना से खेलता है। हमारे एक साथी लिख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष खेल दिवस, खेल भावना का अर्थ है खेल को निष्पक्षता और सम्मान के साथ खेलना। यह खेल जीत और हार दोनों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। निष्पक्षता का अर्थ है कि खेल के नियमों का पालन करना और किसी भी तरह से गलत काम ना करना। यह दिन खेल जगत के सभी लोगों को खेल भावना को बढ़ावा देने और खेल में निष्पक्षता और सम्मान को बढ़ावा देने के लिए एक साथ आने का अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, और हमारे और श्रोताओं ने अभी लिखा नहीं है, हम उनसे उम्मीद करते हैं। एक श्रोता वैसे लिख रहे हैं कि यह दिन खेल में निष्पक्षता, समानता और सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 19 मई को विश्व निष्पक्ष खेल दिवस के रूप में घोषित किया है, और इसका उद्देश्य है खेल में मैत्री, एकजुटता, सहिष्णुता, समावेशिता और गैर भेदभाव की भावना को बढ़ावा देना। और ये दिन खेल के माध्यम से समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की भूमिका को भी बताता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसा कि हमने कहा कि आपको खेल के प्रति या किसी भी चीज के प्रति सकारात्मक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हार और जीत सिक्के के दो पहलू होते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि बहुत अच्छी परिस्थिति होने के बावजूद हम हार जाते हैं, और कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारी जीत तो निश्चित है, तब हम हार जाते हैं। तो ये तो सब, और कई बार तो हम हारते हारते जीत जाते हैं। आपने देखा है, क्रिकेट मैच हम देखते हैं, फुटबॉल के मैच हम देखते हैं, हॉकी के मैच हम देखते हैं, लास्ट अंतिम पल होता है, एक सिक्सर मारना होता है, रोमांचक हो जाता है, हम लोग सब चीज भूल जाते हैं और लगता है कि गई हमारी टीम और अचानक पता चलता है कि खिलाड़ी ने गोल मार दिया, सिक्सर मार दिया और हम जीत गए। या कई बार हम लगता है कि जीतने वाले हैं और देखते देखते हम हार जाते हैं। तो ये जो हार और जीत का है, ये जीवन में चलता रहता है। जीवन भी एक खेल ही है सोनाली, जहां हम कभी हार जाते हैं, कभी जीत जाते हैं। तो उस हार को इतना भी दिल पे नहीं लगा लेना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को भूल जाएं, जीवन को भूल जाएं, जीने के तरीकों को, अपनी खुशियों को खत्म कर दें। आज हार है तो कल जीत है ना, और कल जीत है तो हम हार भी सकते हैं। इसलिए कहते हैं हर बार प्रथम आना ही मत सीखिए कि मैं फर्स्ट ही आऊं, सेकंड आना भी हमें सीखना चाहिए, है ना। हाँ, इस विषय पर हम कभी बातचीत करेंगे, क्योंकि आजकल के बच्चे जो है ना, हर बच्चा फर्स्ट आना चाहता है, उन्हें सेकंड आना ही नहीं, हारना ही नहीं, और फिर परेशान हो जाते हैं। जी बिल्कुल, माता पिता भी ये बोझ उन पर डाल देते हैं अक्सर। सभी माताओं पिताओं पर हम नहीं लागू करते, लेकिन अक्सर होता है कि माता पिता उन पर ये बोझ लाद देते हैं कि उन्हें 99% मार्क्स लाने हैं, और ऐसा करके बच्चा जो है दबाव में आ जाता है, और वो कई बार नहीं ला पाता, और कई बार उसे लगता है कि शायद वो किसी और चीज के लिए बना है। हमने इतने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू सुने हैं सोनाली, जो महान लोग हुए, वो कहते हैं कि हमारा ध्यान कहीं और था और हमें कहीं और डाल दिया गया था। तो कई बार ये भी हमें जानना होता है कि हम किस लिए पैदा हुए हैं और हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। तो हार जीत की भावना से ऊपर उठकर अगर हम जीवन को जीते हैं तो ये एक बहुत बड़ा खेल है। सही मायने में जीवन जीते हैं और बहुत बड़ा खेल है जीवन। जीवन भी एक खेल ही है ना, कभी पास कभी फेल, खिलाड़ी है कोई और अनाड़ी है कोई, तो ये चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्ष खेल दिवस इसीलिए मनाया जाता है कि खिलाड़ियों में आपस में खिलाड़ी भावनाओं, खेल की भावना बनी रहे। मिल जाए अगर आज कोई साथी मस्ताना, तो
अजय अकेला। दोस्तों, हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत और उनके शौर्य पे नाज है। उन्होंने जिस तरह से अपनी वीरता का परिचय दिया है वो अद्भुत है। हम उनका नमन करते हैं। हाँ तो सोनाली, अब क्या विचार है? आज सखी विशेष में बास्केटबॉल खिलाड़ी प्रशांति सिंह के बारे में जानकारी दे दें। अरे, यानी कि आज आप खेल के मूड में हैं पूरी तरह से। लग तो यही रहा है। हर सोमवार को ही खेल के मूड में होते हैं ना। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन आज आपको देखकर मुझे कुछ खास लग रहा है। आपकी जो ड्रेस है ना, ये भी स्पोर्ट्स ड्रेस ही लग रही है मुझे, है ना। आज लग रहा है कि बिल्कुल खिलाड़ी के मूड में आई हो और खेलों पर ही बात करना चाहती हो। चलिए करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो प्रशांति सिंह का जन्म 5 मई 1984 को वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। महज 11 वर्ष की उम्र से ही उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था और वर्ष 2002 में प्रशांति सिंह भारतीय महिला बास्केटबॉल टीम में शामिल हुई और जल्द ही कप्तान बन गई। बिल्कुल, और उन्होंने 30 अक्टूबर 2009 को वियतनाम में आयोजित तीसरे एशियाई इंडोर खेलों में टीम की कप्तानी भी की और इसमें उन्हें रजत पदक भी प्राप्त हुआ था। और 2011 की अगर हम बात करें तो श्रीलंका में दक्षिण एशियाई खेलों में उन्हें स्वर्ण पदक मिला था। और प्रशांति सिंह भारत की सबसे सम्मानित महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी है। आप बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के शीर्ष 4 ए ग्रेड खिलाड़ियों में से एक है। साथ ही आपने राष्ट्रीय चैंपियनशिप, राष्ट्रीय खेलों और फेडरेशन कप में 22 पदक जीते हैं। प्रशांति सिंह भारत की पहली महिला बास्केटबॉल खिलाड़ी है जिन्होंने क्रमशः 2006 राष्ट्रमंडल खेल, 2 एशियाई खेलों 2010 और 2014 में राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व भी किया है। बिल्कुल, और प्रशांति सिंह की हम बात कर रहे हैं तो एकमात्र बास्केटबॉल की खिलाड़ी है जिनके जीवन पर BQ यानी बोस की बास्केटबॉल बनारस नामक एक वृत्त चित्र फिल्म बनी, जिसे प्रतिष्ठित सत्यजीत रे फिल्म महोत्सव में शीर्ष 19 फिल्मों में चुना भी गया। और आगे चल के अगस्त 2017 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आगे चल के 2019 में उन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया। क्या बात है, कितनी महान खिलाड़ी हैं और इतनी मेहनत की प्रशांति सिंह ने। और सोनाली, सही रूप से देखा जाए ना तो बास्केटबॉल जो खेल है वो बहुत ही मुश्किल खेल है, सचमुच, है ना। अच्छा, कई बार हम सोचते हैं कि जो लंबे खिलाड़ी होते हैं वो इस खेल को खेल सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत छोटी छोटी कद की लड़कियों को भी बास्केटबॉल खेलते हुए देखा। और स्किल है, स्किल होनी चाहिए, हाथों में ताकत होनी चाहिए, आपकी बॉडी में दमखम, और जो जीजी विशा है, आपकी एक जो गोल है उसमें आपकी आंख इतनी सटीक होनी चाहिए कि वहीं पर आपकी बॉल जाए और आप दौड़ लगा लें, है ना। बहुत, यानी ये खिलाड़ी होते हैं ना, उन्हें अपने शरीर को इतना सशक्त बनाना पड़ता है रोज उन्हें, और बचपन से बचपन से योग करना पड़ता है। उन्हें अपने शरीर को इतना बलवान बनाना पड़ता है, वैसे उनको खुराक भी लेना पड़ता है। ये जो खिलाड़ी होते हैं अपने खाने में नमक का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। और जैसे ना एक बार मेरे मन में भी ऐसा है कि खिलाड़ी इतने जोर से गिरते हैं, एक आध बार ऐसा भी होता है कि उन्हें गंभीर चोट आती है, पर कई बार ऐसा होता है इतने गिरते हैं हम थोड़ा सा फिसल गए तो हमें कितनी गहरी चोट आ जाती है। लेके बैठ जाते हैं उस बात को। तो मैंने पूछा था, एक डॉक्टर बोले कि उनके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है, जिसके लिए वो अपने आहार में नमक है, फिर हम लोग जैसे टोमेटो केचप है, फिर जैसे जिसमें ऑयल चीजें, हम ऑयली चीजें खाते हैं, तली हुई चीजें खाने लगते हैं, वो बहुत कम खाते हैं वो, और बहुत पौष्टिक चीजें, उबली हुई चीजें और जिसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन हो, ऐसा उनका डाइट होती है उनकी, इसलिए उनका शरीर ऐसा मजबूत होता है। और सबसे बड़ी बात वो एक्सरसाइज, जो मशक्कत है ना शरीर से पसीना निकालने की, वो लाजवाब होती है। जब हम छोटे थे, मुझे याद है मैं 9th में पढ़ती थी, 10th में पढ़ती थी, जिस स्कूल में मैं गई थी वहाँ बास्केटबॉल का मैदान था और खूब लड़कियां खेलती थी। हमारी इच्छा होती थी खेलने की, लेकिन शायद हम दूसरे गेम खेला करते थे, हॉकी वगैरह। तो वहाँ छोटे छोटे कद की लड़कियां भी बिल्कुल गोल बास्केट में बॉल डाल दिया करती थी। तो कई बार ये प्रश्न आता था कि जो लंबी लड़कियां हैं उनके लिए तो कहा जाता है, लेकिन देखते देखते वो लड़कियों की कद भी बढ़ गई, खेलते खेलते जो है ना उनकी लंबाई भी बढ़ी। खेल के माध्यम से उनकी मेहनत देखने लायक होती थी। इसलिए खेलना बहुत जरूरी है, जिससे आजकल के बच्चे थोड़े पिछड़ने लगे ना, मैदानी खेल कम हो गए, वीडियो गेम, मोबाइल गेम ज्यादा खेलने लगे। दिमागी खेल, जो दिमागी घोड़े हैं वो ज्यादा दौड़ते हैं और कमरे में बैठकर ही दौड़ते हैं, उनके कंप्यूटर के आगे, है ना, उनके मोबाइल के आगे। तभी तो आप देख लीजिए, इम्यूनिटी जो बच्चों की डेवलप होनी चाहिए,
आम बच्चों की, वो आजकल नहीं है ना। उल्टे कि हमारा जो जीवन था वो बहुत अच्छा हुआ करता था जीवन। हम खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन खेला करते थे। हमारे खेलने के जो समय थे वो फिक्स थे और घंटों खेला करते थे। और कैसे भी कहीं पे भी बैठ के दोस्तों के साथ खा लेते थे, कभी बीमार नहीं हुए। मिट्टी धूल कभी परहेज नहीं किया और नंगे पैर दौड़ा करते थे धूप में, है ना। आंधी तूफान में भी हम खेलिया करते थे, बरसात में भीग लिया करते थे। तो हम भी खिलाड़ी ही थे, हाँ, प्रोफेशनल खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो शरीर था वो खिलाड़ी नुमा ही था। लेकिन आज जो बच्चे हैं उन्हें हम खेलों से जनरली दूर कर देते हैं, उन्हें हम खेलने के लिए समय नहीं देते हैं, बाहर नहीं जाने देते हैं, इंडोर गेम लाकर दे देते हैं। डर जाते हैं ना पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा, गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी। सबसे बड़ी बात है, बच्चों में भी भय पैदा हो गया। थोड़ा सा गिरते ही वो रोने लग जाते हैं। हम तो कितना गिरते थे साइकिल चलाते हुए, घुटने फूट जाते थे, फिर से ठीक हो जाते थे, फिर से ठीक होते थे। घर आके मम्मी पापा की जो है थप्पड़ भी खाते थे। बस इतनी सी हल्दी ली दादी ने, लगा दी और बस 2 दिन में ठीक भी हो जाते थे। तो ये जो जीजी विषय है वो खेल में ही है। आप जब खेलेंगे तभी आप तन मन से जो है अपने आप को जीवटता दे पाएंगे। तो अब एक प्यारा सा गीत सुन लिया जाए। ये बातें है पुरानी, कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हारों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। ला ला पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हारों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। कैसी पहेली है ये, कैसी पहेली जिंदगानी। थामा हारों का इसको किसने, हाँ ये तो बहता पानी। कैसी पहेली जिंदगानी। बेबे
जिस तरीके से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने, हमारे जवानों ने पाकिस्तान के सारे टेरर कैंप्स को नस्ते-नाबूद कर दिया, 100 से अधिक टेररिस्टों को मार गिराया, मैं इन सबको नमन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनको प्रोटेक्ट करे, इनके परिवारों को प्रोटेक्ट करे और इसी तरीके से देश को प्रोटेक्ट करने में इनकी सेहत, इनकी ताकत बनाए रखे और इनको ठीक रखे, खुशहाल रखे। जय हिंद। सोनाली, अब एक छोटा सा अंतराल हमें लेना होगा जी। इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है। और मंदाकिनी जी, अभी जो संदेश हमने सुना था वो आवाज थी जाने माने फिल्म निर्देशक अशोक पंडित की आवाज। जी बिल्कुल बिल्कुल। और अब कुछ और कहना चाहती हो सोनाली? हाँ, आज मैं, जैसे आप जानते हैं कि मैं बड़ी दूर से आती हूँ, तो मैंने देखा कि जो युवा थे इतनी तेज गाड़ी चला रहे थे और ओवरटेक करने के चक्कर में उनकी इतनी जोरदार टक्कर हुई और वहीं पे उन्हें बहुत जोरदार चोट आ गई। अब मैं जल्दबाजी में थी तो मैं रुक नहीं पाई वहां पर ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत चोट आई होगी। और ये सब जो है ना, ये सड़क पर जो है बहुत तेज गति से जो वाहन चलाते हैं उसके कारण ये सब दुर्घटनाएं होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हो आप, क्योंकि इस तरह की जो घटनाएं हैं आए दिन हम सुनते हैं जगह जगह, अलग अलग शहरों की जब हम खबरें पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं सुनाई देता ही है। ये हमने पढ़ना ही होता है कि फला जगह 2 वाहनों में टक्कर हुई, किसी वजह से यूं हुआ। तो ये दुर्घटनाएं जो होती हैं ये हमें भीतर तक दहला देती हैं। सचमुच इतने हम परेशान हो जाते हैं कि हम देख के ही इतने परेशान हो जाते हैं, तो उनके घर वाले, उनके करीबी या फिर जिन्हें चोट लगी है वो उनके साथ ज्यादा परेशान होते होंगे। बस थोड़ी सी अगर हम थोड़ा जल्दी निकले घर से, है ना, और थोड़ा सा दिमाग जो है ना, ये जब वाहन चलाते हैं उस वक्त हमारे दिमाग का भी संतुलन बहुत ठीक रहना चाहिए, क्योंकि मन में अगर विचार मंथन शुरू हो तो ऐसे में दुर्घटनाएं बहुत होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। एक तो हम घर से लेट निकलते हैं, अगर है ना, ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, कहीं भी घूमने जा रहे हैं। दूसरा, हम 10 तरह की चिंताएं अपने दिमाग में लिए घूमते हैं कि हमें वहां जाना है, फिर ये करना है, वो करना है। इस ऊहापोह में हम सेंट्रलाइज हो ही नहीं पाते सड़क के प्रति, और सड़क की जो नियम है, सुरक्षित रहने के नियम है, उनके बारे में तो हम सोचते ही नहीं है सोनाली। यानी ये जो बात है ना कि हेलमेट लगाना चाहिए, तो ऐसा होता है कि लोग पुलिस के डर से लगाते हैं। पर ऐसा नहीं है, हमारा सिर सुरक्षित रहेगा, हमारे लिए हमें हेलमेट लगाना है, ना कि हमें फाइन लगेगा इस डर से हमें हेलमेट लगाना है। देखिए, आप सोच की बात देखिए, छोटे शहरों में तो सोनाली ये चीजें बहुत देखी जाती है कि दूर से हमें दिख जाता है ट्रैफिक पुलिस खड़ी है, हम हेलमेट सिर में डालते हैं और जैसे ही आगे निकले पीछे झांका और निकाल के हम टांग के और हमें लगता है कि हमने कितनी बड़ी जीत हासिल कर ली। ट्रैफिक पुलिस को चकमा देके हम कितना बड़ा काम करके निकल रहे हैं। या कई बार क्या होता है कि वो चेकिंग के लिए रोक लेते हैं वाहनों को, है ना, आपके पास आपका कार्ड नहीं होता है, ड्राइविंग कार्ड नहीं होता है, लाइसेंस नहीं होता है, तो लोग आपको आगे से आगे सूचना देते थे वहां मत जाना, वहां चेकिंग हो रही है, आप अपना रास्ता बदल लेते हैं या अलग अलग वाहन, और हमें बड़ा अच्छा लगता है, देखा कैसे चकमा देकर हम निकल आए। तो ये चीजें हमने कभी नहीं सोचा कि ये सब हमारी ही भलाई के लिए होता है। और उस जीत के
पश्चात कभी कभी हम हार भी सकते हैं। हाँ। क्योंकि हम गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। साथ ही ना मंदाकिनी जी, हाँ। और एक और बात देखिए कि लोग ना फोन पर बातचीत करते हुए गाड़ी चलाते हैं, तो ये भी बहुत दुखद बात है, क्योंकि ऐसे में ना होता है कि हमारा ध्यान अगर फोन पे बात करते करते किसी ने, सामने वाले ने कुछ ऐसी बात कह दी जिससे हमारे दिमाग का संतुलन बिगड़ गया और हम स्लिप हो सकते हैं, गिर सकते हैं। तो ये बातें बहुत अवॉइड करना चाहिए हमें कि गाड़ी चलाते समय। बहुत गलत है सोनाली। और कई बार कई युवाओं को तो मैंने ऐसे भी देखा है कि वो अपने मोबाइल से गर्दन तिरछी कर लेते हैं और अपनी ही धुन में मोटरसाइकिल को कट करके निकल जाते हैं। आप भले ही घबरा जाएं, आप दहशत में आ जाए, उनको कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनके पास इस तरह का थोड़ा सा एक गुण होता है कि वो कट मारते हुए अपने आप को निकाल फास्ट चला लेंगे, है ना, और आप ठगे से रह जाते हैं। तो उनको लगता है कि देखा हमने कितना बड़ा कर्तव्य कर लिया। ये नहीं पता कि आगे जाकर कई बार हम इसी गलतफहमी से दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। बहुत ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिससे पैर चले गए, लोगों के हाथ कट गए हैं, और फिर ऐसा लगता है ना कि जान है तो ये खूबसूरत जहान है ना। हाँ, लेकिन हम किसी दूसरी दुनिया में ही रहते हैं सोनाली, और इसलिए हम यातायात नियमों का पालन तो करना पसंद ही नहीं करते हैं। सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट पहनना और ध्यान भटकाने वाली चीजों से अपने आप को बचा के रखना, पैदल चलने वाले यात्रियों के बारे में सोचना, या जो साइकिल चालक हैं उनके बारे में सोचना, या कोई भी नशा या ऐसा कोई चीज लेकर घर से नहीं निकलना है, या हमें नशाखोरी से बचना ही है हर हालत में। ये सभी बातें हमें बहुत जरूरी है पालन करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि हम इससे लापरवाह अंदाज में रहते हैं और गाड़ी चलाते हैं। तो आज ये खास दिन है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह। अच्छा, तो यानी हम सप्ताह मना रहे हैं जी। तो 7 दिन तक इस विषय पर चर्चा होगी, और इस प्रतिदिन सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। तो बस इस बारे में जागरूक होने की बहुत जरूरत है। और मंदाकिनी जी, एक और बात है ना कि बिल्कुल पास में जाना हो तब भी हम गाड़ी लेकर जाते हैं। सही बात है। तो पैदल चलना जरूरी है, तो जिससे हम बहुत सारे प्रदूषण जो है ना उस पर रोक पा सकते हैं। जैसे हम ध्वनि प्रदूषण रोक सकते हैं, वायु प्रदूषण रोक सकते हैं। अगर बिल्कुल पास में जाना है तो आप पैदल जाइए, आपकी भी सेहत में सुधार होगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि पैदल चलिए, स्वास्थ्य के लिए पैदल चलना बहुत जरूरी है। और साथ ही अगर थोड़ी दूर पे जाना है, 1-2 किलोमीटर, तो साइकिल पे जा सकते हैं। साइकिल चलाने से भी हमारा व्यायाम भी होगा। साइकिल चलाना और रखना तो हम भूल ही गए हैं सोनाली। सबसे बड़ी बात आपने कहा ना कि हम वाहन लेके निकल पड़ते हैं। मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो दुपहिया वाहन नहीं, अपना 4 व्हीलर भी लेके बिल्कुल पास में ही जाना है और वो जाते हैं इसी तरह जैसे साइकिल चलाते हुए जा रहे हैं, है ना। शहरों में तो ये ना पार्किंग की भी कितनी ज्यादा समस्या हो गई है ना, कि कहीं पे भी गाड़ी पार्क कर देते, फिर अगर बाजू से अगर एम्बुलेंस निकल रही हो तो वो निकल नहीं उनको जगह नहीं देते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें हैं। बस हमें जागरूक होने की जरूरत है कि हमारे क्या कर्तव्य है। हाँ, देखिए, हर चीज में अगर हम नियम कानून की बात करते हैं तो अगर आपने उनको धत्ता बता दिया है तो फिर उनका कोई इलाज तो है नहीं। वो इलाज तभी है जब हम उसको दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, तब हमें समझ आता है कि यातायात के नियमों का पालन करना कितना जरूरी है। ट्रैफिक सिग्नल है, जो गति सीमा है, जो यातायात के संकेत हैं, क्या उनके बारे में कभी हम सोचते हैं? उनका ज्ञान हमें प्रॉपर होता है? नहीं होता है। और है ना, ऐसा है ना कि बच्चे ना बड़ों को देख के उन्हीं की तरह जीते हैं, उन्हीं की तरह सब प्रयास करते हैं। तो बच्चों के सामने एक ऐसा उदाहरण रखिए कि बच्चे भी नहीं तो कहेंगे कि नहीं पापा तो फास्ट चलाते हैं गाड़ी, है ना, तो पापा तो ऐसे पार्क करते हैं। अगर हम बोलेंगे तो बच्चों के सामने भी एक अच्छा उदाहरण हमें रखना जरूरी है। बिल्कुल, और क्योंकि जैसा हम उनके सामने चलाएंगे उनको भी एक रोमांच होता है कि मेरे पापा या मेरी मम्मी जो है ऐसे कट मार देती है ना, मेरा भैया ऐसे कट मारता है गाड़ी में, और ऐसा मैं बड़ा होके मैं भी ऐसे ही कट मारने वाला हूँ। तो ये सब चीजें जो हमारे अंदर एक रोमांच पैदा करती हैं, या हम फिल्मों में देखते हैं कई बार इस तरह के स्टंट सीन देखकर भी कुछ लोग नकल करते हैं और भयंकर दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। वो मनोरंजन का साधन है, आप उसे सीखिए। आपको स्टंट करना है तो उसकी भी प्रैक्टिस होती है, अलग से ट्रेनिंग लीजिए, तब जाकर आप कोई स्टंट कर सकते हैं। लेकिन सड़क पर खुलेआम स्टंट करने की आपको जो है अलाउ नहीं होता है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप खुद भी उस दुर्घटना का शिकार होते हैं और दूसरों को भी इसमें घसीट लेते हैं। बहुत ज्यादा दुर्घटना, यानी पैदल चलने वाले भी आपके चक्कर में आके उन्हें भी बहुत ज्यादा चोट पहुंच सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसलिए संयुक्त राष्ट्र वैश्विक जो सड़क सुरक्षा सप्ताह हम मना रहे हैं, ये सप्ताह कहें या हर दिन कहें, सड़क सुरक्षा के नियमों से हमें जागरूक होना चाहिए और उन नियमों का पालन करके ही जीवन को चलाना चाहिए।
ता धिकता ता टिकता ता धिकता ईरता नंदन बनशुम छननन तछुम तछुम तत्तिगति सिधा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गति तरंगता खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 23 मई तक टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 25 मई सुबह 11 बजे मन की बात। मैं मनोज गोयल मायावी, एक लेखक और एक अभिनेता, अपना यह संदेश देना चाहूंगा। हाल के दिनों में ऑपरेशन सिंदूर में भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना ने असाधारण पराक्रम का प्रदर्शन किया है। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले का यह एक सशक्त जवाब था। हमारे फौजी भाइयों ने जिस अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया है, हमें उन पर नाज है। यह अद्भुत है। हम उनका तहे दिल से नमन करते हैं। आइए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर
भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई दें, उनके शौर्य, निष्ठा और समर्पण को सलाम करें। धन्यवाद। कई बार ऐसा होता है ना मंदाकिनी जी, रिश्तों को हम संवाद से, प्यार से, छोटी छोटी खुशियों से हरा भरा रखते हैं, और छोटी सी गलतफहमी उन रिश्तों को कमजोर बना देती है। और गलतफहमी तो वो दीमक जैसी होती है ना, जो आपके रिश्तों को अंदर से ही खोखला बना देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। और गलतफहमी के कारण जो है रिश्तों के टूटने का मुख्य कारण होता है हमारे बीच में बातचीत का अभाव होना। तो जल्दी से बोलकर सारी बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात है ईगो, यानी अहंकार। अच्छे अच्छे रिश्तों को अहंकार जो है बिगाड़ देता है। मैं बड़ा हूँ, या मेरी कोई गलती नहीं है, या मैं क्यों पहल करूँ, ऐसा सोचने से गलतफहमी की खाई और भी गहरी हो जाती है। और सामने वाले की पूरी बात सुनकर ही आप को रिएक्ट करना चाहिए। कई बार हम थोड़ी सी बात सुनते ही रिएक्ट कर देते हैं, बुरा मान जाते हैं, और ऐसे में क्या होता है कि वो रिश्ता जो है हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो ये जो गलतफहमी है ये रिश्तों में दरार लाती है, रिश्ते खत्म कर देती है, इंसान के में तनाव पैदा करती है। सबसे बड़ी बात, जो खूबसूरत रिश्ते हैं वो खत्म हो जाते हैं। और है ना, पुराने दिन जब हम याद करते हैं तो हमें तब सोच के चलता है, मेरी कितनी अच्छी दोस्ती थी उसके साथ में, ये क्या हो गया है, पर मैं कैसे पहल करूं। सामने से उसका फोन आएगा तो मैं बात करूंगी, या फिर उन्होंने पहल करना चाहिए, उनके परिवार वालों ने बोलना चाहिए। ऐसी गलती तो उनसे हुई थी, धोखा उन्होंने दिया था। हम अपने आप को पाक साफ सिद्ध कर देते हैं कि हम बहुत ही साफ सुथरे हैं, सामने वाला ही गलत है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, हमें क्या गरज है, उसको गरज नहीं है तो मुझे भी कोई गरज नहीं है, मैं भी बहुत सही हूँ, मैं अकेली बहुत सुखी हूँ। दुनिया भर के विचार गलतफहमी में पाल लेते हैं हम, और अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, तकलीफ होती है, मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वो दोस्ती, वो संबंध, वो प्यार, वो सब याद तो आता है, लेकिन बस वही बात की पहल कौन करे और रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने भी खूब लिखा है, और लगता है कि हमारे श्रोताओं के साथ भी ऐसा हुआ होगा, और कहीं ना कहीं उन्होंने भी चोट खाई होगी रिश्तों में, आहत हुए होंगे। तो एक श्रोता लिखते हैं कि हमें बड़ी बातों के अलावा छोटी छोटी बातों पे ज्यादा गौर करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी बातें मनमुटाव का जरिया बनती हैं। होता क्या है, बड़ी बड़ी बातें जब होती हैं तो अक्सर उन पर चर्चा कर ली जाती है, लेकिन छोटी छोटी बातें दिल की दिल में रह जाती हैं, और कई बार हम उन पर बात करने से भी कतराते हैं। हमारे एक साथी लिखते हैं, गलतफहमियां अच्छे अच्छे रिश्तों को खत्म कर देती है। अगर गलतफहमियों को समय रहते ठीक न किया जाए तो कई रिश्ते इनके कारण टूट भी जाते हैं। जीवन में सच्चे और पवित्र रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं, फिर वो चाहे मित्रता हो, जीवन साथी हो, या आपके परिवार के रिश्ते। हर रिश्ते का अपना महत्व होता है, और उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ निभाना हमारा कर्तव्य है। अगर आपके रिश्ते भी गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं तो इन्हें समय रहते संभाल ले, ताकि आपके रिश्तों में मधुरता बनी रहे और कड़वाहट की इसमें कोई जगह ना हो। एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में सच्चे और पवित्र रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं, और हमें रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग को समझना चाहिए, उनके इमोशन, उनके जज्बात की कद्र करनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो हमारी वजह से किसी के इमोशन हर्ट हो जाएं, और ये सब दूरियों का सबब मनमुटाव का जरिया बनती है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि रिश्ते को अव्यवस्थित रख सकता है ना, ये जो मन, ये है गलतफहमी। आमतौर पर गलतफहमी का अर्थ होता है किसी बात के बारे में स्पष्टता ना होना या बहुत कम होना। गलतफहमी बिना किसी सबूत के धारणा का परिणाम है, और ये आगे भी जारी रहती है जब तक कि चीजें ज्यादा पारदर्शी न हो जाए। आप और दूसरे के बीच कुछ बातों पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण न हो तो गलतफहमी में बदल जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप कितनी समझदारी से आपके रिश्ते को संभालते हैं। बिल्कुल सही कहा। और वही एक श्रोता लिखते हैं कि किसी रिश्ते में दरार तब आती है जब हम उसकी कम से कम उम्मीद करते हैं, और हम अपने रिश्तों पर विशेष ध्यान देते हैं, क्योंकि उन्हें सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। हमारे विशेष ध्यान और कड़ी मेहनत के बिना कुछ भी नहीं बढ़ सकता, यहाँ तक कि हमारे रिश्ते भी नहीं। हमारे एक साथी लिखते हैं, गलतफहमी का मतलब है दुरावा, यानी दूरी, जो हमारे रिश्तों में आ जाने पर अनर्थ तक कर डालते हैं। जो बहुत छोटी छोटी बातें भी हो सकती है, लेकिन उसकी उपेक्षा या हमारे बीच तीसरे का आ जाना, जो जरा सी बात को तिल का ताड़ बनाकर हमारे संबंध को खराब कर देते हैं। अतः यदि कहीं से आपको कोई गलतफहमी हो तो मिल बैठकर उसकी चर्चा करके उसे दूर कर लेने में ही भलाई है। यदि यह गलतफहमी बढ़ती है तो हमारे रिश्ते टूट जाते हैं, जो आगे चलकर हमारे पछताने पर भी नहीं सुधर पाते, क्योंकि संबंध बिगड़ जाने के बाद वह व्यक्ति अन्य के संपर्क में हो जाता है, जो हमसे घृणा करने लगता है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। वही एक श्रोता ने लिखा है कि गलतफहमी रिश्तों में दरार, भाई गलतफहमी पाले ही क्यों जो रिश्तों में दरार लाए, और यदि गलतफहमी आ भी गई है तो इसे दूर कैसे करें। पहले तो गलतफहमी आने ही न दे, ऐसा व्यवहार करें। फिर भी यदि कोई दूसरे के माध्यम से गलतफहमी पैदा हो भी जाती है तो उसे मिलकर शीघ्रता से दूर कर लें, ताकि दरार आई है तो मिट सके। माना कि स्नेह का धागा चटकने मात्र से ही टूट जाता है, फिर ऐसे रिश्तों के स्नेहमय धागों को
शीघ्र अतिशीघ्र चटकने से पहले ही बचा लें, ताकि गांठ पड़ने के बाद फिर ये अवसर नहीं आता है। गलतफहमियां जब बार बार होती है तो विश्वास की कमी के कारण होती है। विश्वास किसी भी स्वस्थ रिश्ते का आधार होता है और इसकी कमी से रिश्ता कमजोर हो जाता है। और जब गलतफहमियों का समाधान नहीं किया जाता तो वे समय के साथ बढ़ जाती है। अतः मिल बैठकर नहीं तो अपने किसी बड़ों को बीच में लेकर गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल। एक श्रोता लिखते हैं कि गलतफहमी रिश्तों में दरार लाने का सबसे बड़ा कारण तो है ही जब हम किसी को बात को बिना पूरी तरह से जानकारी के समझ लेते हैं या सामने वाले की बातों को गलत अर्थ में ले लेते हैं तो धीरे धीरे विश्वास भी कमजोर होने लगता है, रिश्ता अंदर से खोखला हो जाता है। इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए खुलकर बात करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, भरोसा बनाए रखें, ये बहुत जरूरी है। एक साथी लिखते हैं, ईगो अच्छे अच्छे रिश्तों को बिगाड़ देता है। एक बेहतर रिश्ते को बनाए रखने के लिए ईगो को खुद से बहुत दूर रखें। मैं ही पहले क्यों बात करूं, मैं ही क्यों हमेशा रिश्ते के लिए सोचूं, इस तरह की बातों को अपने अंदर से निकालना ही एक मजबूत रिश्ते को बनाए रखने के लिए जरूरी है। हमेशा रिश्तों में मैं नहीं हम का होना महत्व रखता है। इसलिए हमेशा कौन पहले पहल करता है या मैंने नहीं रखता, मैंने रखता है तो सिर्फ रिश्ता। बिल्कुल सही कहा। और त्याग की भावना हमेशा आपको एक दूसरे के करीब लाती है। अगर आप खुद से अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे, यानी खुद की खुशी से पहले अपने साथी की खुशी आप सोचते हैं, तो रिश्ते और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। ऐसा हमारे श्रोता लिखते हैं। हमारे एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि गलतफहमी ये रिश्तों के लिए मीठा जहर है जो रिश्ता खा जाता है। आंखें ही गलतफहमी का शिकार नहीं होती है, कभी शब्द भी अर्थ का अनर्थ कर देते हैं जो गलतफहमी का कारण बनते हैं। बिल्कुल। और अब हमारे श्रोताओं को गलतफहमी न हो जाए कि हम गाना सुनाना भूल गए। तो भाई ये गलतफहमी तो हमारे श्रोताओं में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। पहले हम सुनवा देते हैं ये गीत। नमस्कार देशवासियों, हमें अपने फौजी भाइयों की हिम्मत, उनके शौर्य पर नाज है। उन्होंने जिस साहस और वीरता का परिचय दिया है वह अद्भुत है। मैं विनय सप्रू उनका नमन करता हूं। जय हिंद। मंदाकिनी जी, हमारे एक साथी लिखते हैं कि हर एक इंसान का बोलने का बर्ताव,
करने का, अभिव्यक्ति का अंदाज अलग अलग होता है। हम व्यक्ति के मन उद्देश्य को समझने में यदि नाकामयाब हो गए तो गलतफहमी पैदा होती है और रिश्ते में दरार आती है। ऐसे समय पर उस व्यक्ति के प्लस माइनस पॉइंट्स याद करने से, खुलकर बात करने से विवेक, बुद्धि और विचार से गलतफहमी दूर हो जाएगी, ऐसा अनुभव है। वही एक श्रोता लिखते हैं सोनाली कि किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में धैर्य, प्यार और समझ की जरूरत है, लेकिन किसी रिश्ते को अव्यवस्थित रख सकता है वो है आपकी गलतफहमी। आमतौर पर गलतफहमी का अर्थ होता है किसी बारे में स्पष्टता न होना या बहुत कम ज्ञान होना, और बिना सबूत के ही हम बात को बढ़ा देते हैं और आगे तक जारी रखते हैं जब तक कि चीजें पारदर्शी नहीं हो जाती। आप और आपके दूसरे के बीच कुछ बातों पर अलग अलग विचार हो सकते हैं, लेकिन सही दृष्टिकोण न हो तो गलतफहमी होना स्वाभाविक है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप कितना समझदारी से रिश्तों को संभालते हैं। और हमारे एक साथी है ना, उन्हें गलतफहमी हो गई कचुम्बर क्या है। हम तो ये बात सुनी है कि बस बातों का कचुम्बर कर दिया या चकनाचूर कर दिया, उसे कचुम्बर कहते हैं। तो मैं श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं, गलतफहमी दूर कर दो हमारे श्रोताओं की, भाई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये ऐसा सलाद है जिसमें हम सारी, जैसे ककड़ी है, टमाटर है, प्याज है, फिर और गाजर है, इन्हें जब बारीक 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 काट के, एकदम महीन 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 काट के, उसमें स्प्राउट्स वगैरह डाल के, दही डाल के या फिर ऊपर से तड़का लगा के जो बनाते हैं उसे कचुम्बर कहते हैं। एक बार फिर से बता दो ना। बहुत ही प्यारा बता रही हो। हाँ, तो हमारे एक साथी ने लिखा है, वही बता देती हूँ मंदाकिनी जी, कि स्प्राउट सलाद, स्प्राउट्स बनाने के लिए चने और मूंग को भिगोकर अंकुरित होने के लिए रख दे। ठीक है। जब ये अंकुरित हो जाए तो इसमें खीरा, प्याज, छोटे टमाटर, ककड़ी, सलाद की पत्तियां और विनेगर डालकर मिक्स करें। साथ में नमक और काली मिर्च डालें और मिक्स्ड हर्ब्स के साथ इस सलाद का स्वाद दोगुना हो जाता है। ये सलाद भी काफी टेस्टी और बहुत हेल्दी होता है। और भी किसी श्रोता ने क्या इस पर लिखा है कुछ? नहीं, इसी तरह से जैसे ना हरी पत्तेदार सब्जियां हैं जो हमें ना बहुत नहीं खा सकते कि भाई सब्जी खा के परेशान हो गए, तो जब सर्दियों के मौसम में तो उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। तो जैसे पालक है, धो के उसे महीन महीन काट लिया, उसमें सारा खीरा है, टमाटर, प्याज सब डाल दिया, फिर कभी कभी ना उसमें ना मूंगफली दाने भून के वो भी डाल दिए और ऊपर से थोड़ा सा दही डाल दिया, थोड़ी बूंदी डाल दी और ऊपर से तड़का लगा दिया, तो इतना स्वाद बढ़ाता है खाने का। कुछ लोग है ना इस तरह के जो है ना ककड़ी, टमाटर, प्याज इसको काट के इसमें ना पापड़ को भी भून के उसका अच्छे से चूरा करके और वो डाल के और उसमें थोड़े से मूंगफली दाने फ्राई करके, या फिर नारियल है, फिर अनार दाना है, फिर उसके बाद में उबला हुआ आलू और उसके बाद में पाइनएप्पल के छोटे छोटे टुकड़े डाल के उसको इतना उसमें चाट मसाला डाल के इतना स्वादिष्ट लगता है। बस करो सोनाली, मुंह में पानी आ गया है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा संभलना भाई। इस तरह की खाली बताई जा रही हो और खिलाती कुछ भी नहीं हो। अगली बार जब आओगी तो स्प्राउट सलाद ये लेके आना पड़ेगा, पक्का लेके है ना। तो चलिए, गलतफहमी आपने दूर कर दी हमारे श्रोताओं की। एक श्रोता लिखते भी हैं कि गलतफहमी का एक पल इतना जहरीला होता है जो प्यार भरे 100 लम्हों को एक पल में भुला भी देता है। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। सोनाली, अब हम भी करते हैं अपने श्रोताओं से सायोनारा सायोनारा। कल फिर मिलेंगे। सायोनारा, ठीक है। तो फिर इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी और सोनाली पाठक का नमस्कार।
सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।